नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एशियन न्यूज में। मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त के बारे में तो हम सब ने बहुत सुना है, तिरंगा, परेड, देशभक्ति के गाने। लेकिन क्या आपको पता है कि असली कहानी 14 अगस्त की रात में छिपी है? एक तरफ संसद में तालियां गूंज रही थी, तो दूसरी तरफ पंजाब की सरहदों पर लाशें बिछ रही थी। एक तरफ तिरंगा फहराने की तैयारी थी, तो दूसरी तरफ लाखों लोग अपना घर छोड़कर पैदल निकल चुके थे। यही थी असली आजादी की तस्वीर, पूरी और सच्ची। आज हम उसी रात की परतें खोलेंगे। तारीख थी 14 अगस्त 1947। घड़ी में अभी रात के 12 नहीं बजे थे, लेकिन दिल्ली की एक सड़क पर एक आदमी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे और कुछ ही घंटों बाद उसी आदमी को दुनिया के सामने खड़े होकर कहना था, भारत आजाद हो गया है। ये कहानी है उस एक रात की, जिस रात एक मुल्क बटा भी और आजाद भी हुआ, जिस रात खुशी के आंसू भी बहे और मातम के भी। ये कहानी है आधी रात की आजादी की। कहानी शुरू होती है कुछ महीने पहले से। ब्रिटेन की सरकार को उम्मीद थी कि भारत को बिना बांटे आजादी दी जा सकती है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और कह रहे थे। हिंदू मुस्लिम रिश्तों में दरार इतनी गहरी हो चुकी थी कि एकजुट भारत का सपना टूटता जा रहा था और आखिरकार ब्रिटेन ने फैसला कर दिया, भारत को आजादी मिलेगी, लेकिन बंटवारे के साथ। अब सवाल था, बटेगा कैसे? कौन सी जमीन किसकी होगी? इस काम के लिए लंदन से बुलाया गया एक जज। नाम था सिरिल रेडक्लिफ, एक ऐसा शख्स जो कभी भारत आया ही नहीं था, जिसे यहाँ की मिट्टी की खुशबू नहीं पता थी, जिसे यहाँ के गांव, यहाँ की गलियां, यहाँ के लोग नहीं पता थे। बस उसे एक नक्शा दिया गया और एक कलम, और सिर्फ 5 हफ्तों में उसे तय करना था करोड़ों लोगों का भविष्य। सोचिए, एक आदमी, एक नक्शा और एक लकीर। 5 हफ्तों में उसे तय करना था पंजाब और बंगाल जैसे राज्य किसके पास जाएंगे। न उसे स्थानीय भाषा आती थी, न यहाँ के धार्मिक और सामाजिक समीकरण पता थे। बस दिल्ली के एक कमरे में बैठकर पुराने नक्शों और जनगणना के आंकड़ों के सहारे उसने एक लकीर खींच दी, और उस लकीर ने बदल दी लाखों जिंदगियां। जब ये लकीर खींची तो जो घर कल तक अपने थे वो अचानक पराये हो गए। जो पड़ोसी कल तक भाई जैसा था वो अचानक दूसरे मुल्क का नागरिक बन गया। लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, अपनी जमीन, अपनी दुकान, अपनी यादें सब पीछे छोड़नी पड़ी। ये बंटवारा सिर्फ नक्शे का नहीं था, ये बंटवारा दिलों का था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस लाइन ने ये सब तय किया वो 15 अगस्त तक सार्वजनिक नहीं की गई थी। यानी कि जिस दिन भारत आजाद हो रहा था उस दिन लोगों को ये नहीं पता था कि वो किस मुल्क में है। ये लाइन 2 दिन बाद 17 अगस्त को जारी हुई। तब तक लाखों परिवार अनजाने में ही गलत तरफ फंसे रह गए थे। रेडक्लिफ लाइन के तथ्य: वकील कभी भारत नहीं आया, सिर्फ 5 हफ्ते का समय। 17 अगस्त को ही सार्वजनिक, लाखों परिवार बंटवारे में फंसे। अब चलते हैं 14 अगस्त की शाम की तरफ। दिल्ली में जश्न की तैयारियां चल रही थी, पूरा शहर सज रहा था, लेकिन एक ऐसा घर भी था जहां माहौल कुछ अलग था। ये घर था जवाहरलाल नेहरू का 17 यार्क रोड।
जैसे ही सूरज डूबा, एक कार आकर रुकी नेहरू के घर के सामने। उसमें से उतरे 2 सन्यासी, हाथ में सफेद रेशम का कपड़ा, तंजौर नदी का पवित्र जल, भभूत और मंदिर से आए चावल। नेहरू, जो पूरी जिंदगी इस तरह की रस्मों से दूर रहे, उस दिन मुस्कुराते हुए हर रस्म को स्वीकार कर लिया। शायद उन्हें एहसास था कि आज की रात कोई मामूली रात नहीं है। थोड़ी देर बाद नेहरू अपने माथे से भभूत धोकर खाने की मेज पर बैठे। साथ में थी इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी और पदंजा नायडू। तभी बगल के कमरे में फोन की घंटी बजी। लाइन इतनी खराब थी कि नेहरू को बार बार पूछना पड़ा, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। और जब उन्होंने फोन रखा, उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। कुछ पल के लिए नेहरू के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उन्होंने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा लिया और जब हाथ हटाए तो उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी। फोन लाहौर से आया था। खबर यह थी कि नए प्रशासन ने हिंदू और सिख इलाकों की पानी की सप्लाई काट दी थी। लोग प्यास से बेहाल हो रहे थे। जो औरतें और बच्चे पानी की तलाश में बाहर निकल रहे थे, उन्हें चुन चुनकर मारा जा रहा था। रेलवे स्टेशन पर लोग तलवारें लिए घूम रहे थे ताकि भागने की कोशिश करने वाले हिंदू और सिख बच न सके। लाहौर की गलियों में आग लगी थी। नेहरू ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, मैं आज देश को कैसे संबोधित करूंगा? मैं कैसे कहूंगा कि आजादी पर मैं खुश हूं जब मेरा लाहौर जल रहा है। इंदिरा गांधी ने अपने पिता को संभाला। कहा, आज रात आपको जो भाषण देश को देना है उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन जरा सोचिए उस लम्हे को। एक तरफ पूरा देश आजादी का जश्न मनाने वाला था और दूसरी तरफ जिस आदमी को उस जश्न की अगुवाई करनी थी, उसका अपना शहर जल रहा था। यह थी असली आजादी की कीमत। खुशी और दर्द एक ही रात में, एक साथ। अब पहुंचते हैं संसद भवन के सेंट्रल हॉल। रात के ठीक 11:55 संविधान सभा की बैठक शुरू हो चुकी थी। अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शुरुआत हुई स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी के वंदे मातरम गीत से और फिर माइक पर आए जवाहरलाल नेहरू। कितने बरस हुए कि हमने किस्मत से एक बाजी लगाई थी, एक इकरार किया था, प्रतिज्ञा की थी। अब वक्त आया कि हम उसको पूरा करें। बिल्कुल पूरी तो शायद अब भी न हो, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल पूरी हुई, हम वहां पहुंचे। मुनासिब है कि ऐसे वक्त पहला काम हमारा ये हो कि हम एक पुरानी और एक नई प्रतिज्ञा फिर से हम करें, इकरार करें आइंदा हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत करने का। चंद मिनट में ये असेंबली एक पूरी तौर से आजाद, खुद मुख्तार असेंबली होगी और ये असेंबली नुमाइंदगी करेगी एक आजाद, खुद मुख्तार मुल्क की। चुनाचे इसके ऊपर जबरदस्त जिम्मेदारियां आती हैं और अगर हम उन जिम्मेदारियों को पूरी तौर से महसूस न करें, तब शायद हम अपना काम पूरी तौर से नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम ऐसे मौके पर पूरी तौर से सोच समझ के इसका इकरार करें। और जो रेजोल्यूशन प्रस्ताव मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, वो इस इकरार, इस प्रतिज्ञा का है। हमने एक मंजिल पूरी की और इसकी खुशियां मनाई जा रही हैं और हमारे दिल में भी खुशी है और किसी कदर गुरूर है और इत्मीनान है। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि ये जो आजादी हमारी है वो हर एक हिंदुस्तानी के लिए है। हर एक हिंदुस्तानी को बराबर के हक
हर एक हिंदुस्तानी को उस आजादी का बराबर का हिस्सेदार होना है। इस ढंग से हम आगे बढ़ेंगे और अगर कोई ज्यादती करेगा तो ज्यादती को रोकेंगे, चाहे कोई हो। अगर किसी पे ज्यादती होगी तो उसकी मदद करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। इस तरह से अगर हम चलेंगे तब हम इन बड़े मसलों को हल करेंगे, लेकिन अगर हम तंग ख्याली में पड़ जाएंगे तब वो मसले हल नहीं होते। ये भाषण इतिहास में दर्ज हो गया, ट्विस्ट विद डेस्टिनी के नाम से। लेकिन कम लोग जानते हैं, अगले दिन के अखबारों के लिए नेहरू ने अपने भाषण में 2 लाइनें और जोड़ी। उन्होंने कहा, हमारे ध्यान में वो भाई बहन भी है जो राजनीतिक सीमाओं की वजह से हमसे अलग हो गए हैं। वो हमारा हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, शंख बजने लगे, सेंट्रल हॉल गूंज उठा। महात्मा गांधी के जय के नारों से हर आंख नम थी। सुचेता कृपलानी ने गाया अल्लामा इकबाल का गीत, सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलसितां हमारा। गुर्बत में हूं अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा। और फिर बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम, जो आगे चलकर भारत का राष्ट्र गीत बन गया। वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, 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 सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। और वहां मौजूद एक शख्स फ्रैंक एंथनी, जो एंग्लो इंडियन नेता थे, दौड़कर नेहरू से लिपट गए। बाहर मूसलाधार बारिश में हजारों लोग इंतजार कर रहे थे, सिर्फ इस एक पल के लिए। और जब नेहरू बाहर निकले तो हर कोई उन्हें छूना चाहता था, हर कोई उस पल का हिस्सा बनना चाहता था। और वहीं थे लेखक खुशवंत सिंह। वो अपना सब कुछ लाहौर में छोड़कर दिल्ली आए थे। उन्होंने कहा था, हम सब रो रहे थे और अनजान लोग खुशी से एक दूसरे को गले लगा रहे थे। सोचिए, एक तरफ रिफ्यूजी जिसने अपना सब कुछ खोया, वो भी इस रात जश्न मना रहा था। यही थी इस रात की सबसे बड़ी विडंबना। उस रात के तथ्य: 11:55 पर शुरू हुई बैठक, नेहरू का ऐतिहासिक भाषण, वंदे मातरम सारे जहां से अच्छा गाया गया, आधी रात मिली आजादी। उस रात जब पूरा देश जागकर नेहरू का भाषण सुन रहा था, गांधी जी ना दिल्ली में थे, ना जश्न में शामिल थे। वो उस वक्त कलकत्ता में थे, हिंदू मुस्लिम हिंसा रोकने के लिए अनशन पर बैठे थे। उन्होंने वो भाषण भी नहीं सुना। रात 9 बजे वो सोने चले गए थे। जिस आजादी के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, अंग्रेजों से लड़ते हुए, जेल जाते हुए, भूख हड़ताल करते हुए, उस रात वो उसका जश्न मनाने के मूड में नहीं थे, क्योंकि उनके लिए बंटवारे का दर्द आजादी की खुशी से बड़ा था। एक तरफ पूरा देश जश्न मना रहा था, दूसरी तरफ जिस आदमी को राष्ट्रपिता कहा गया, वो अकेले एक कोने में अपने देश के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहा था। यही थी उस रात की दूसरी सबसे बड़ी विडंबना।
और अब एक दिलचस्प किस्सा सुनिए। आधी रात के थोड़ी देर बाद नेहरू और राजेंद्र प्रसाद पहुंचे लॉर्ड माउंटबेटन के पास, उन्हें औपचारिक रूप से भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने का न्योता देने के लिए। माउंटबेटन ने न्योता स्वीकार किया। उन्होंने पोर्ट वाइन की बोतल खोली, अपने हाथों से गिलास भी भरे और गिलास उठाकर कहा, टू इंडिया। नेहरू ने भी गिलास उठाया और कहा, किंग जॉर्ज सष्टम के लिए। फिर नेहरू ने माउंटबेटन को एक लिफाफा थमा दिया, कहा, इसमें मंत्रियों के नाम है जिन्हें कल शपथ दिलाई जाएगी। नेहरू के जाने के बाद जब माउंटबेटन ने लिफाफा खोला तो उनकी हंसी छूट गई, क्योंकि लिफाफा खाली था। जल्दबाजी में नेहरू मंत्रियों के नाम वाला कागज रखना ही भूल गए थे। सुबह हुई। 8 बजे सबसे पहले मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, फिर गवर्नर जनरल के तौर पर खुद माउंटबेटन को, और अब बारी थी दिन के सबसे बड़े पल की। शाम 5 बजे इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में माउंटबेटन को तिरंगा फहराना था। उनके सलाहकारों का अंदाजा था कि वह 30,000 लोग आएंगे, लेकिन जब शाम हुई तो अब 5 लाख लोग जमा थे। भारत के इतिहास में कुंभ स्नान को छोड़कर इससे पहले कभी इतनी भीड़ एक जगह इकट्ठा नहीं हुई थी। 15 अगस्त शाम के आंकड़े, अनुमान था 30,000 लोग, पहुंचे 5 लाख लोग। कुंभ के बाद सबसे बड़ी भीड़, प्रिंसेस पार्क, इंडिया गेट। भीड़ इतनी थी कि माउंटबेटन अपनी बग्गी से नीचे उतरने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। झंडे के खंबे के पास बना छोटा सा मंच भीड़ की लहरों में डूब चुका था। भीड़ रोकने के लिए लगाई गई बल्लियां, बैंड वालों का मंच, रस्सियां, सब कुछ इस इंसानी सैलाब में बह गया था। लोग इतने पास पास खड़े थे कि उनके बीच से हवा गुजरना भी मुश्किल था। भीड़ के दबाव में माउंटबेटन के एक अंगरक्षक का घोड़ा तक जमीन पर गिर गया। लेखक फिलिप टालबोट अपनी किताब में लिखते हैं, सबकी जान में जान तब आई जब वो घोड़ा थोड़ी देर बाद खुद ब खुद उठकर खड़ा हो गया। सोचिए, घोड़े का गिरना भी उस भीड़ के आगे इतना बड़ा वाकया बन गया था कि किताबों में दर्ज हो गया। इतनी बड़ी थी उस दिन की भीड़ और इतना बड़ा था उस दिन का जुनून। इस भीड़ में थी माउंटबेटन की 17 साल की बेटी पामेला। नेहरू ने उन्हें देखा और चिल्लाकर कहा, लोगों के ऊपर से फांदती हुई मंच पर आ जाओ। पामेला ने कहा, मैं से कैसे आऊं? मैंने ऊंची एड़ी की सैंडल पहन रखी है। नेहरू का जवाब था, सैंडल हाथ में लो और आगे बढ़ो। पामेला ने अपनी सैंडल उतारी और लोगों के सिरों की उस कालीन पर पैर रखते हुए मंच तक पहुंची। भारत के अंतिम वायसराय की बेटी अपने नंगे पैर हजारों भारतीयों के कंधों पर चलकर आजादी के मंच तक पहुंची। सोचिए तस्वीर, ये सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये उस दिन के जुनून की मिसाल है। उस भीड़ में एक और मंजर था जिसे भुलाया नहीं जा सकता। हजारों औरतें जो अपने दूध पीते बच्चों को सीने से लगाए हुए थी, इस डर से कि कहीं भीड़ में उनके बच्चे कुचल ना जाएं, तो अपने बच्चों को हवा में उछाल देती, जैसे किसी गेंद को उछाला जाता है, और जैसे ही बच्चा नीचे आता कोई और उसे थाम लेता और फिर से उसे उछाल देता। पामेला माउंटबेटन ने ये देखा तो हैरान रह गई। उन्हें लगा मानो आसमान से बच्चों की बारिश हो रही हो। इधर बग्गी में फंसे माउंटबेटन भी नीचे उतर ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने वहीं से चिल्लाकर नेहरू से कहा, बैंड वाले भीड़ में कहीं खो गए हैं, चलिए झंडा फहरा देते हैं। मंच पर मौजूद लोगों ने किसी तरह उनकी आवाज सुनी और फिर तिरंगा ऊपर चढ़ने लगा। लाखों लोगों से घिरे माउंटबेटन ने अपनी बग्गी पर खड़े खड़े ही झंडे को सलामी दी और जैसे ही झंडा ऊपर पहुंचा, आसमान में एक इंद्रधनुष भी उभर आया, मानो प्रकृति ने भी इस पल का साथ देने की ठान रखी हो।
उस शाम पूरी दिल्ली रोशनी से नहा गई। कनॉट प्लेस और लाल किला हरी, केसरिया और सफेद रोशनी में जगमगा गया। रात को माउंटबेटन ने राष्ट्रपति भवन में 2500 मेहमानों के लिए भोज भी रखा। देखिए, यही वो रात थी और वो दिन था जिसमें एक तरफ आंसू थे, दूसरी तरफ मुस्कान थी। एक तरफ बंटवारे का दर्द था तो दूसरी तरफ आजादी का जश्न था। एक तरफ लाहौर जल रहा था तो दूसरी तरफ दिल्ली में तिरंगा शान से लहरा रहा था। आज जब हम 15 अगस्त को मनाते हैं, तिरंगा फहराते हैं, देशभक्ति के गाने सुनते हैं, तो शायद हम भूल जाते हैं कि आजादी सिर्फ जश्न की कहानी नहीं है। ये उन आंसुओं की भी कहानी है जो नेहरू की आंखों से बहे। ये उस मां की भी कहानी है जिसने अपने बच्चे को भीड़ में बचाने के लिए हवा में उछाला। ये उस लकीर की कहानी है जिसने लाखों घर उजाड़ दिए। आजादी कोई पल नहीं थी, आजादी एक कीमत थी और वो कीमत उस एक रात पूरे देश ने चुकाई। आज हम स्कूलों में पढ़ते हैं आजादी मिली 15 अगस्त को, लेकिन असल में आजादी मिली उस आधी रात को जब घड़ी ने 12 बजाए। उस एक पल में एक तरफ था लाहौर का धुआं, दूसरी तरफ था दिल्ली का जश्न। एक तरफ था नेहरू का टूटा हुआ दिल, दूसरी तरफ था करोड़ों लोगों का सपना। ये दोनों बातें एक साथ सच थी। यही है आजादी की असली कहानी, जो ना पूरी तरह खुशी की है ना पूरी तरह गम की। तो अगली बार जब आप तिरंगा देखें तो याद रखिएगा उस रात की वो कहानी जो सिर्फ जश्न की नहीं बल्कि बलिदान की भी है। और शायद यही वजह है कि आजादी का मतलब सिर्फ झंडा फहराना नहीं है। आजादी का मतलब है उन लाखों कहानियों को याद रखना जिनकी वजह से हम यहां तक आए हैं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए आप एशियन न्यूज। नमस्कार।